बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, वफाकी हुकूमत, अगर मैं कहूं कि निगरान वफाकी हुकूमत की वज़ीर आज़म की तकर्री के बाद जो है काबीना की तश्कील पर मशावरत शुरू हो चुकी है और काबीना के बारे में अभी तक की जो मालूमात हमारे सामने आई हैं, चंद नाम जो मुझे कन्फर्म हुए हैं वो आपके सामने रखूँगा। सैयद मोहम्मद अली साहब हैं जो निगरान वफाकी काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। सरफराज बुगटी, वकार मसूद, ये 3 नाम अभी तक मुझे कन्फर्म हुए हैं। इसके बाद मज़ीद भी नाम आने हैं, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ये एक छोटी और जिसे कहते हैं प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल काबीना होगी। मुमकिन तौर पर सियासी लोग चंद एक मकामात पर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स होंगे और अपने अपने शोबों के माहिरीन होंगे। ये एक डेवलपमेंट है। जब तक ये काबीना अनाउंस नहीं होती, आज हो जाती है किसी भी वक्त या कल तक ये काबीना अनाउंस हो जाएगी, लेकिन उसके फौरी बाद जैसे ही नई हुकूमत या नए निगरान वज़ीर आज़म आए, एक सबसे अहम सवाल जो CCI की लास्ट मीटिंग या असम्बलियों की तहलील के बाद उठा था वो था इंतखाबात के इल्तवा के मामले का। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर जो कुछ हुआ, जिस किस्म का पॉलिटिकल रिएक्शन आया, वो हमने देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्तदा में खुर्शीद शाह साहब ने जिसे कहते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ाहत की, PMLN ने खुद ये डिसीजन लिया, लेकिन PMLN के भी रैंक एंड फाइल्स जिसे कहते हैं वो सो की पोजीशन में सरदार अख्तर मेंगल ने बड़ी खुल के जिसे कहते हैं वो मुखालफत की, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री की। जवाज़ उनके पास सिर्फ एक ही था कि जी उनसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन जो भी हुआ वो मामला गुजर चुका है। काबीना की तश्कील होने जा रही है, लेकिन आज के दिन 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी तौर पर अपोजिशन है, उसने पहली मरतबा पॉलिटिकल लोगों से तो रब्ता नहीं किया पिछले 1.5 साल। एक आध मरतबा रब्ता हुआ, मुलाकातें हुई, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनको एक ख़त शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर आज़म जो है निगरान अनवारुल हक काकड़, उन्हें लिखा है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है इलेक्शन के मामले पर, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो 90 डेज़ के मामले पर बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो इसी मामले को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आने वाले दिनों में सारी सूरत-ए-हाल पर क्या सूरत-ए-हाल होगी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी लेंगे और तजियाकारों से भी पूछेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो गुज़िश्ता हुकूमत में मुशीर भी थे और फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे। कायरा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। कायरा साहब, अगर सीधा सीधा आपसे सवाल करूँ, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर सियासी लोगों ने मसलहत का मुज़ाहरा किया या सियासी लोगों के साथ हाथ हुआ? मेरा ख्याल है ये बहस बहुत हो चुकी है और इसमें से कुछ नहीं निकलना। जो हुआ वो माजी हो गया। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान ये मामला डिस्कस हुआ, उन्होंने नाम दिया, कहां से आया, क्या हुआ, हो गया। अब अर्ज ये है कि जितने इशारों के नायों में हम खेल रहे हैं, या तो हम खुल के नाम लेके कहें और या फिर इस मामले को कुछ से आगे बढ़े कि जो नाम आया है क्या वो मोतबर है, बिल्कुल, क्या उसके ऊपर सवाल उठा है, उसकी काबिलियत पे, इंटेग्रिटी पे, उसकी जो तजर्बे पे। तो जनरली सब लोगों ने यही कहा है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो काबिल आदमी है, मामला फहम आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, चीजों को समझते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि बजाय इसके कि हम उनकी तकर्री को एक सवालनामे के सूरत में खड़ा करें, हमें सबको मिल के, सियासी जमातों को भी, मीडिया को भी, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस केयरटेकर कायरा साहब आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ की तकर्री, उनकी जो मेरिट्स हैं उस पर पूरी उतरती है। बहुत कम ही हल्के सरदार अख्तर मेंगल साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, लेकिन उनके पास भी तहफ़्फ़ुज़ात की कोई बुनियाद नहीं थी। बहुत बेहतर बात उन्होंने भी जो बात कही है वो उनकी जात के ऊपर नहीं है, एक नुक्ता नजर के ऊपर। मतलब नुक्ता नजर से इख्तलाफ राय किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 2 हुई हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने खत लिखा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, और सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है 90 डेज के इंतखाबात के हवाले से। तो आपके ख्याल में कोई 90 डेज से मामला आगे जा रहा है जिसका प्रेडिक्ट कर रही है या अंदाजा लगा रही है सुप्रीम कोर्ट बार और PTI? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो रही थी, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता उस मीटिंग का आउटकम क्या है। उसका आउटकम मैं आपको बता देता हूं कायरा साहब। उसमें मशावरत मजीद जारी रखने का फैसला किया गया है। आज कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया।
अच्छा देखिए, मसला यह है कि एक मरदमशुमारी हमारे पास हुई थी 2017 में। उस मरदमशुमारी पे एतराजात उठे और फिर उन एतराजात को वक्ती तौर पे एक तफाहम तफहीम से हल किया गया, एक आईनी तरमीम के जरिए उसको कंडीशनली एक्सेप्ट किया गया एक इलेक्शन के लिए, और अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी करा के नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन का डिजिटल मरदमशुमारी होगी। फिर सूबों के एतराजात थे, तहफुजात थे, वो डिले होती गई और अब आके वो नोटिफाई हो गई। सही। असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई, असेंबली खत्म हो गई, 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। लेकिन अगर हमने नई मरदमशुमारी जो कि नोटिफाई हो गई है और इत्तेफाक राय से नोटिफाई हो गई, तो उस मरदमशुमारी के तहत अगर हमने इलेक्शन कराने हैं हल्का बंदियां करके, तो फिर हमें 90 दिन से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और अगर हम वो नहीं करते तो 2018 में जब हम इलेक्शन कराया था, उससे पहले जो आईनी फैसला हुआ था आईनी तरमीम की शक्ल में, फिर उसकी वायलेशन होगी और हल्का बंदियों के इस कानून की वायलेशन होगी। लिहाजा दोनों को सामने रखते हुए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये सोच होनी चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल डिले, मिनिमम हल्का बंदियों में 4 महीने चाहिए, कोशिश करें 3 महीने में हो जाए। इलेक्शन के लिए 3 महीने दरकार है। अच्छा बच्चे, एक चीज जो और सबसे अहम है, निगरान काबीना की तकरीब आपने बहुत क्लियरिफाई किया इलेक्शन की डेट्स के हवाले से, आपका और आपकी जो पार्टी का नुक्ता निगाह है। काबीना की तश्कील में हमें ये बताया जा रहा है, अभी तक की जो मालूमात सामने आ रही हैं, 3 नाम जो मेरे पास मुसद्दिका थे वो मैंने आपके सामने नहीं रखे, सैयद मोहम्मद अली साहब, सरफराज बुगटी साहब, वकार मसूद साहब, अभी तक 3 नाम आए हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या जैसे ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था कि जी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, पॉलिटिशियन ही आया, और अब जो निगरान काबीना है उसमें पॉलिटिकल शेयर होना चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस को केयरटेकर गवर्नमेंट के सामने रखते हुए आप सपोर्ट करेंगे कि पॉलिटिकल लोग होने चाहिए या फिर प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स ज्यादा बेहतर होंगे? देखिए, तो एक तजुर्बा, पहली बात तो यह है कि मैं खुद ये बहस छेड़ने वाला था कि ये सियासी लोग होने चाहिए। मैंने इसका आगाज किया था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये ऑफिस सियासी है या सियासी लोगों को होना चाहिए वज़रा के अंदर भी। और मैं एक मुझे टेक्नोक्रेट्स से बहुत एहतराम है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल लायक लोग होते हैं, इन्हीं के जरिए थिंक टैंक्स दुनिया में चलते हैं, गवर्नमेंटों को सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया भर में गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स कभी सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस होती है, टेक्नोक्रेट्स उनको प्रपोजिशंस देते हैं और सियासतदान जो है उनके ऊपर फैसले करते हैं। अगर आपका एक जगह गलत फैसला हुआ तो फिर वो अपॉइंट करते हुए गलत हुआ होगा, वहां पे अगर आपका फैसला गलत साबित हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर का फैसला भी ये ना होता। लिहाजा ये जो जवाब है ना कि सियासतदानों में इत्तेफाक राय नहीं होता और सियासतदान पार्टीजन होते हैं, ऐसा ये यकीनन वो पार्टीजन होते हैं, लेकिन वो कौमी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत बड़े कद के लोग मौजूद हैं जो अपने कद से उठ के, अपने मुफादात से उठ के फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में टेक्नोक्रेट्स की बजाय अगर सियासी लोग होते तो ज्यादा बेहतर होगा। हम वाले लोग हैं, साहब का आपने नाम लिया, बहुत अच्छे, बहुत लायक बंदे हैं। इसी तरह शाह साहब को मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर है। और जो बुगटी साहब भी यकीनन एक सियासी कारकुन है, बहुत अच्छे तजर्बाकार आदमी हैं। बाकी दोस्तों के बारे में इस तरह की और भी टेक्नोक्रेट्स के जो मार्केट में नाम घूम रहे हैं, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि टेक्नोक्रेट्स की बजाय सियासतदानों को फैसला साजी में होना चाहिए और टेक्नोक्रेट्स को उनको फैसले तक पहुंचने के लिए मदद फराहम करनी चाहिए। खैर साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब भी बहुत सी जैसे कहते हैं कंस्पिरेसी थियरीज मौजूद हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्च में या फरवरी की डेट राजा रियाज साहब ने बताया कि जी फरवरी में इंतखाबात आप पेंसिल से लिख के ले लें, कल काशिफ अब्बासी को कह रहे थे। तो आपके ख्याल में फरवरी आइडियली इलेक्शन हो जाएंगे या फिर ये मामला साल 2 साल की जो बातें चल रही हैं, एक सियासी कारकुन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आपको क्या लग रहा है हालात जा किस तरफ रहे हैं? आप ना अपनी जो है ना जी लाइब्रेरी, आप उससे चेक कराइए, लड़कों को कहिए, नौजवानों को, ये आपको निकाल के देंगे। मैं कुछ 6 महीने से ये बात कह रहा था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। उस वक्त ये मुबाहिसा था कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी
और इमरजेंसी लग जाएगी, और कभी कहा जा रहा था फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा था कि कुछ नहीं होना, इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, ये कोई जवाब नहीं होगा। सही। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर कोई जवाब बना, उस वक्त मर्दमशुमारी का अमल जारी था। अगर मैंने कहा था कि अगर मर्दमशुमारी का अमल कंक्लूड हो गया, उस पे सब इत्तेफाक राय कर गए और वो नोटिफाई हो गई, तो फिर ये यकीनन होगा कि इलेक्शन कुछ महीने, चंद हफ्ते आगे जा सकता है। ये एक आईनी जवाब है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। वही जवाब बना है और आइंदा के लिए कोई जवाब नहीं है। कोई आइन के अंदर रहते हुए कोई तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन डिले करें। सही। अच्छा, आपने कहा आइन में स्पेस नहीं है, आपने कहा कि जहां 4 महीने लगते हैं वहां कोशिश की जाए 3 महीने लगें, ये बिल्कुल एक अच्छी पॉलिटिकल गुफ्तगू है। लेकिन अब जब भी ये सूरत-ए-हाल पैदा होगी, अगले हफ्ते 10 दिन में वाज़े सूरत-ए-हाल एक पिक्चर नजर आ जाएगी। आपको पॉलिटिकल अलायंसेस, जैसे पीडीएम एक था, आप इब्तदा में उसका हिस्सा थे, बल्कि बनाने वालों में थे, फिर बाद में आप और अवामी नेशनल पार्टी अलग हो गए, तो पीपल्स पार्टी, चूंकि पंजाब में जो आपका फोकस था, लाजमी सी बात है वो जो पीटीआई की टूट फूट थी, साउथ पंजाब वाला मामला था, कोई एक गेन आपको मिलना था, अब वो नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में अगले जनरल इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई पॉलिटिकल अलायंसेस पे गौर कर रही है, या पंजाब में उसे मजीद गेन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये अच्छा हुआ कि सियासी जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़े। अगर इकट्ठा लड़ना हुआ हालात के मुताबिक तो भी फैसले कर लेंगे, ये आइंदा आने वाले दिनों में फैसले होने वाले हैं जो क़यादत करेगी। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर तो हमें पीपल्स पार्टी के गेन की हद तक जो है हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लेफ्ट ओवर हमें नहीं मिलता मुख्तलिफ जमातों का जो छोड़ के आते हैं लोग, तो ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए ये शॉर्ट टर्म में भी और खास तौर पे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे की बात है। इसलिए कि पार्टी के अपने केडर्स जो हैं, जो पिछले इलेक्शंस में लड़े, ठीक है थोड़े वोट मिले, किसी जगह ज्यादा मिले, तो वही अगर तैयार होंगे तो पार्टी के मुनज़्ज़म और मजबूत होने की दलील तो उसी से पड़ेगी। क्योंकि इलेक्शन सिर्फ एक तो नहीं लड़ना, इलेक्शन तो एक तसलसल का नाम है। तो अगर हम उधार लिए हुए लोगों पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे तो पार्टियां कब खड़ी करेंगी? बिल्कुल ठीक। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे एक छोटी सी ब्रेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कमरुज़्ज़मा कायरा ने, नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की कि सियासी जमातें बजाय इलेक्टेबल्स और लेफ्ट ओवर्स को लेने के बजाय अगर अपने सियासी कारकुनों पर इन्वेस्ट करें तो बेहतर नताइज आने वाले दिनों में इन सियासी जमातों को मिल सकते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ एक पैनल होगा और उससे बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आमिर इलियास राना साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मायज़ा हमीद साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा आमिर इलियास राना साहब की इंसाइट से करें और फिर हुमायूं के पास ज़रा पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए जाएँ। राना साहब, आपके ख्याल में, जैसे कायरा साहब अभी थोड़ी देर पहले हमें प्रोग्राम में कह रहे थे, उन्होंने कहा जैसे भी वज़ीर आज़म का तकर्रुर हुआ, कैसे नहीं हुआ, इस बहस को छोड़ के अगर एक अच्छा आदमी प्राइम मिनिस्टर आ गया है तो बात को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ती हुई बात में फेडरल कैबिनेट क्या नजर आ रही है आमिर इलियास राना को? देखिए जी, फेडरल कैबिनेट के लिए प्राइम मिनिस्टर जब नामजद हो रहे थे उससे पहले इनसे मशवरे शुरू हो चुके थे, ज़ाहिर है इन्हें तो पता था, लाजमी सी बात। और फिर अब मशवरा हो रहा है, जैसे नाम कुछ लोगों के आए और फिर कहा गया कि उनकी दूसरी दोहरी शहरियत है, फिर ड्रॉपिज शुरू हो गई और कुछ नाम बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर हो चुके हैं, जैसे जुल्फ़िकार चीमा है, गौहर एजाज है, सरफराज बुगटी हैं, मोहम्मद अली तो एक्स चेयरमैन हैं SCCP के, एनर्जी के होंगे, को उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए कहा है। डॉक्टर शाद अख्तर और डॉक्टर वकार मसूद का नाम चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। अब इस तरह में इरफान असलम साहब का वजीर कानून के लिए चल रहा है, और एक और साफी ने ट्वीट किया, मेरी एहसन भुवन का भी नाम सुन रहे थे लॉ मिनिस्ट्री के लिए। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अशरफ साहब के लिए भी बात चल, मुख्तलिफ लोग हैं, इरफान असलम का नाम आ रहा है, फिर सैयद मोहम्मद अली हैं, दिफाई तज्जिया जिनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
टिप किया जा रहा है। तो जाहिर है कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा इनपुट मौजूद होती है कि किसको इस खास मौके पे जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में मौजूद है, एनर्जी का क्राइसिस है, सब कुछ है, तो कुछ ऐसे लोग लगाए। देखिए ना, अब जो पेट्रोल 7.5 और डीजल 20 रुपए बढ़ा है, तो अब उसकी जो आप और हम गुस्सा कर लेते थे हुकूमत पे, अब काकड़ साहब तो परसों तशरीफ लाए, 2 दिन हुए जो 17 महीने वाली हुकूमत, वो भी क्योंकि चूंकि IMF ने सारे मुआहदे इमरान खान ने तोड़े थे, लिहाजा शर्तें ऐसी मनवाई हैं। वैसे तो राणा साहब हमने एक चीज देखी इन 2 दिनों में, जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत बढ़ी, अवामी रिएक्शन वो वाला नहीं था जो पॉलिटिकल लोगों की मौजूदगी में होता है। देखिए ना, पॉलिटिकल लोग चाहे कुछ भी हो, जब वो आम आदमियों के लिए होते हैं तो फिर गुस्सा भी उन्हीं पे होता है और प्यार भी उन्हीं से होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पे अब एक सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अभी तो हुकूमत कोई नहीं है, अभी कोई नारा नहीं है, अभी कोई बयान नहीं है, और अभी मेरे पास इत्तला ये है कि काकड़ साहब भी अपने कुछ जानने वाले दोस्तों को जो उनके साथ में जरा ठीक है, उनको कैबिनेट में लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनकी क्लियरेंस हो रही है लोगों की। हाँ, क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अब कहने को तो हमारे यहाँ क्लियरेंस किया गया भी, अभी एक नाम फिर मंसूर ताबिश साहब का आ रहा है कि जी ये बड़ी ही अहम पोजीशन पे दोबारा एनर्जी के लिए आ जाएंगे। सॉरी, ताबिश गौर उनका नाम तो एक ऐसे वक्त में आया था जब पाकिस्तान को LNG चाहिए थी और ये पेट्रोलियम खरीदते, इन्होंने LNG नहीं खरीदी और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब हमारे पास नाबगैर रोजगार बंदे इकट्ठे हैं, हर दफा इसी तरह के लोग हम ढूंढ के लाते हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी $1 बिलियन कंपनी के जो CEO हैं वो बड़ी यंग एज में 30 ठीक। राणा साहब शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, आपके ख्याल में अगर अच्छी शोहरत के गैर सियासी लोग और टेक्नोक्रेट्स लोग हों तो एक अच्छी सिमत का तयन कर सकते हैं पाकिस्तान को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और गवर्नेंस के टर्मोइल से निकालने के लिए? देखें, दावे सारे करके आते हैं, असल बात है करता कौन है, कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। साहब एक टाइकून है और सारों को लेकर चलते हैं, और ये पहली दफा कैबिनेट में आने जा रहे हैं बराह रास्त, और इनके दावे हैं कि ये अल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बहुत ऊपर ले जाएंगे। सही, अच्छी बात है। चलें, यहाँ राणा साहब आपको यहाँ रोकूंगा। हुमायूं को शरीक गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। आज जिसे कहते हैं, कुछ अर्सा कबल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स की सेनेट के चेयरमैन की कमेटी में इलेक्शन की तारीखों के हवाले से। उसके अलावा गुज़िश्ता 14 महीनों में हमें एक गैप नज़र आया बिटवीन PTI एंड द रेस्ट अदर पार्टीज। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने निगरान वज़ीर आज़म को बाकायदा ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है वो 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला है। हुमायूं, कमेंट कीजिएगा कि अगर एक अच्छी प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट कैबिनेट ली जाती है जिसमें गैर सियासी लोग हों और अपने अपने शोबों के माहिरीन हों, वो क्या बेहतर होगा? और आपने जो आज आपकी जमात ने ख़त लिखा है कोर कमेटी की अप्रूवल से, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो बात है ना, ये हर एक आज लगा होता है कि जी इमरान खान की उस टाइम पे अपना वो सारे तोड़े थे, 3 महीनों के लिए 10 रुपए पेट्रोल पे, 5 रुपए बिजली पे किए थे। अगर इतना ही मसला था, वो 3 महीनों के अंदर अंदर रिवर्स हो सकती थी, कोई क्यामत नहीं आई थी। अगर 3 महीने के वो थे, कैबिनेट ने फैसला किया था, कैबिनेट ही वापस कर सकती थी। लेकिन उन 3 महीनों का आप ये नहीं कह सकते हो कि पिछले 17 महीने में जो कुछ हुआ है वो उन 3 महीनों की वजह से हुआ है। ये ना अहल लोगों की वजह से, जिनकी बिल्कुल वो नहीं था। आपका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है, लेकिन जो राणा साहब ने बात की हुमायूं भाई, वो क्लैरिफाई ये कर दूंगा आपको। राणा साहब भी हो सकता है यही कहें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, IMF से मुआहदा तोड़ा था आपने, जो मुआहदा किया था उस मुआहदे को तोड़ा था। मेरी बात सुने, देखिए IMF का सिंपल एक मकसद है, मुआहदे का मकसद है कि आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को बैलेंस रखें। नेगेटिव में जितना कम होगा, पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा वो बेहतर है, नेगेटिव में कम करें, ये बेसिक है। आप उसको कैसे करते हैं, उसमें वो आपकी अपने कमालात हैं, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। और हमने देखा है कि 6.1 GDP पे हम चले गए थे फ्रॉम 5.74, सो दैट वाज हम पॉजिटिव तरफ जा रहे थे। चलें सर, उस क्वेश्चन पे आ जाएं हुमायूं साहब, उस क्वेश्चन पे आ जाएं जिस पे मैं था। मेरे लिहाज से सबसे बड़ी बात ये है, मेरे लिहाज से, कि ये जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है ना, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि कर ले, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इनका सिर्फ एक मकसद है, उस मकसद से आगे जाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और
3 महीनों की तरह। लेकिन हुमायूं भाई सॉरी टू से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हुमायूं भाई एक छोटा सा ब्रेक मैंने लेना है। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो आमिर इलियास राणा साहब और हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ ही होंगे। कोशिश करेंगे कि मायजा हमीद भी हमें ज्वाइन कर लें और तीनों लोगों के सामने एक सवाल रखेंगे जो राणा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया कि अगर मामला 90 दिन से एक दिन भी आगे गया तो फिर 10 बार भी जा सकता है, 10 महीने भी जा सकता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे जो अहम बातें चल रही थी वो इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर ही थी और आमिर इलियास राणा साहब ने जिस बात की निशानदेही की, लेकिन उसके साथ साथ एक जो राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत अहम जुमला कल कहा है और उन्होंने कहा 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। राणा साहब, आपके ख्याल में ये कोई इशारा दे रहे हैं राणा साहब, कोई फैसला हो चुका है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे, या फिर एक जो कयास आराई यहाँ की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इंतखाबात का हिस्सा नहीं होगी? आपकी मालूमात क्या हैं? देखें, राणा सनाउल्लाह एक सियासी लीडर हैं, वर्कर हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो उनकी ख्वाहिश है। कानून की तो मंशा नहीं है ना। कानून तो तब रोकेगा जब किसी को सजा हो जाए। बिल्कुल, तो वो तबसरा करते रहे, वो पीटीआई उसका जवाब दे दे, क्योंकि अगर इतने ही कुछ था तो 9 मई से लेके और ये जो 9 अगस्त तक इनकी हुकूमत थी, इसमें इन्होंने क्या धंधन कर ली? कर लेते कुछ सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंसों के कुछ किया, कोई पकड़ दकड़ हुई है, ठीक है, वो कुछ लोग पकड़े गए हैं, किसी का मिलिट्री कोर्ट के लिए ट्रायल के लिए नाम है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सिविलियन का पूछ के और बता के किया जाएगा। तो ये गपशप है, प्रेशर है, डालते रहे। राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे, क्या किया इन्होंने? वो तो कहते थे कि हम पीटीआई पे बैन करेंगे, तो उन्होंने उसकी कैबिनेट में क्यों नहीं भिजवाई बैन करने की? फॉरेन फंडिंग के ऊपर कर देते। बातें ही हुई ना, तो लिहाजा इनको बातें ही समझे। और पीटीआई के लिए ये है कि उन्हें अपने वकील के साथ केस लड़ना है, अपने वर्कर्स का भी लड़ना है, अपने लीडर्स का भी लड़ना है, और सियासत मैदानी से का है। कभी ये कह रहे होते थे लबैक को हमने बैन कर दिया और बैन कर दिया, और फवाद चौधरी कहते थे कि इसको इंडियन फंडिंग हुई है। और जब मैंने मुतालबा किया कि जी आपने आज उसके ऊपर से बैन हटा दिया है, तो बताएं डिसइंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जब चलाई है तो जो पीका ऑर्डिनेंस है वो इन पे लागू करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों करते हैं? बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जब हुक्मरान कोई होता है उसके दिमाग में कोई चीज आती नहीं है, वो सिर्फ बयान देना जानता है, बिल्कुल दो और पकड़ा दो, बिल्कुल ऐसे ही। इसको इस तरह ही। मायजा हमीद साहिबा मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। हुमायूं मोहम्मद साहब के पास जाने से पहले चाहूंगा कि मायजा की तरफ जाऊं। मायजा, राणा सनाउल्लाह साहब का जो बयान था, मैं उस पर बात कर रहा था आमिर इलियास राणा साहब से। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा 14 महीनों में आपके पास जो कर सकते थे कर लेते, आप ना पाबंदी आयद कर सके, ना कोई चीज़ें नहीं कर सके, तो अब ख्वाहिशात ही हो सकती हैं कि फ़िलहाल इलेक्शन में हो और फ़िलहाल ना हो। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब ने सही कहा है कि उनको जो है होना तो इलेक्शन से बाहर चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री सिर्फ एक जो है वो इदारा नहीं है। इदारे जो हैं उसमें जो है वो अदालत का भी एक ऐसा इदारा है जिसमें जो है अदालत कुछ ऐसे फैसले किए जाते थे जो उसमें जो है बेल हो जाती थी, आगे डिसीजंस जो है आगे चली जाती थी। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लें कि हमने जो लेजिस्लेशन की थी उसको प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया उसका, तो ये कहना कि हमने अपनी पूरी तरह कोशिश नहीं की थी। मायजा सॉरी टू से, आपने जिस तरीके से लेजिस्लेशन की थी, जिसे कहते हैं वो रिकॉर्ड्स कायम किए थे आखिरी 3-4 दिनों में, जिस तरीके से यूनिवर्सिटियां बनी थी उसका बैकलैश भी आया था। इस तरह कानून साजियों पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात थे, JUI फे आपकी इत्तेहादी थी, उन्होंने एतराज़ात उठाए। लेकिन आपने जो बात कही कि अदालतों से रिलीफ की बात, आज से 15 सितंबर तक हो सकता है, या आप लोगों का नैरेटिव हो 15 सितंबर के बाद जब अदालतें आपको रिलीफ देंगी तो फिर आप क्या नैरेटिव लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 3 महीने या 2 महीने पहले लेजिस्लेशन, महीना पहले लेजिस्लेशन हुई है, कानून साजी होती है। कानून साजी जो है वो काम है पार्लियामेंट का, तो एक सुप्रीम अदारा है। अगर वो पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी थी, 13 जमातें थी और उन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट में कोई इशू रेज नहीं किया और उन्होंने जो है बिल में को पास होने दिया, तो मैं ये समझती हूँ कि जब बिल पास हो गए अवामी नुमाइंदों की तरफ से, जितनी देर में हुए, कब हुए, उजलत में हुए, ये सवाल जो है अब तरीकाकार गलत हुआ, कमेटियों में नहीं गए, डिबेट नहीं हुए। एक मिनट भाई, एक प्रेसिडेंट कौन होते हैं
कि जो इन जो लॉज को है अनडू करें, वो ये एक मिनट भाई, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। सिर्फ एक जुमला ले लें। इदारा कौन सा है, वो इदारा कौन, आप मुझे सिर्फ वो इदारा कौन सा है जिसने, जो हमने लॉ बनाया और उसको जो है वो मियां नवाज शरीफ वाला के जो है उनको जो है वो अब कर दिया था, वो बरी हो गए थे इन द सेंस कि जो हमारा वो था द राइट टू अपील वाला, माइजा, तो अब वो उसको किसने अनडू किया है? माइजा देखें, माइजा सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, माइजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, माइजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सदर को भी ये इख्तियार कानून ही देता है कि वो उसे दोबारा रिव्यू के लिए भेजें, और अगर पार्लियामान फिर समझती है कि नहीं सदर गलत है, दोबारा मंजूरी दे दे, कानून बन जाएगा। यही मेरा ख्याल है। अगर राना साहब मुझे करेक्ट करें। हुमायूं की तरफ जाऊंगा। हुमायूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो एक बात कही कि अदालतों से जिस तरीके से आपकी जमात का हवाला दिया बगैर नाम लिए कि रिलीफ मिलता रहा, तो अब 15 सितंबर के बाद जब मियां साहब के आने की बातें हो रही हैं, तो फिर जब उन्हें रिलीफ मिलेगा तो आप वाला नैरेटिव PMLN के पास होगा? देखिए, ऐसा है कि अगर तो ये जो पिछले साल जो अप्रैल में जो PTI की गवर्नमेंट को पैक किया था रात के 12 बजे, वो भी उस अदालत ने, उन्हीं लोगों ने किया था ना जिनके साथ ये लोग उस वक्त, तो ये लोग ठीक थे। आपको अदालत के फैसले आपको बुरे लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले होते हैं। हमें उनके बहुत सारे फैसले हमें भी बुरे लगे, लेकिन हमने उनको माना इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग। अब रही बात ये कि माइजा जी ने एक दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामान जो है सुप्रीम है। देखिए, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामान का एक काम है, वो काम है लॉ बना। अब लॉ का तरीका ये होता है कि आप जिस लॉ के अंदर अगर कोई वो कमेटी में जा, उसके ड्यू एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर नहीं बन सकता। प्रोसेस की तो अपनी जगह है ना, लेकिन चलो प्रोसेस की बात इलेवन बता। जिस एक्ट के अंदर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, उसको आप सिंपल एक्ट या सिंपल बिल के लिहाज से नहीं कर सकते। जिस बिल के रेफरेंस दे रही है, जो रिव्यू और वो जजमेंट वाला है, उसमें जो उसका आर्टिकल नंबर 5 है, जिसमें वो आर्टिकल 184(3) को चेंज करना चाह 184(3) को चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें एक्चुअली उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो चेंज कर रहे हैं, उसमें आपको आर्टिकल 191 और आर्टिकल 183 इन दोनों को चेंज करना है। ये दोनों आप चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो। चलें, तो ये माइजा से सवाल पूछ लेते हैं। माइजा, हुमायूं कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आपने तरमीम की, रिक्वायरमेंट जो थी, जिस बिल का आप हवाला दे रही थी मियां साहब के अपील के मामले पर, तो वो कह रहे हैं उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी, बिल में, एक्ट में तरमीम रिक्वायर्ड नहीं थी। देखिए, मैं ये समझती हूँ, मैंने तो सादा अल्फाज में ये बात की है कि जब पार्लियामान एक इदारा है जो कानून साजी करता है, और वो कानून साजी जो है वो पार्लियामान से हो गई, सेनेट से हो गई, बिल पास हो गया, तो कोई जवाज नहीं बनता था कि वो भी उस टाइम के ऊपर जो है उस जो है लॉ को वापस लेना, जो जब पार्लियामान खत्म हो गई थी। क्या डर था, क्या खौफ था? अगर यही जो लॉ है पहले थोड़ी देर बन गया था, तो उस वक्त ये फैसला चले आपने जिस डर और खौफ की बात की है, मैं चाहूंगा कि आमिर इलियास राना साहब इस पे कमेंट इसलिए भी करें कि हमने देखा कि इब्तदा में शहबाज शरीफ साहब के हल्फ के टाइम पे आरिफ अलवी साहब बीमार हो गए, कुछ इब्तदाई बिलों पे दस्तखत नहीं किए, फिर अचानक तमाम कानूनों पे दस्तखत करने शुरू कर दिया, और आखिरी दिनों में फिर वही। तो राना साहब, आपके ख्याल में अलवी साहब ने जरा मोड फिर से चेंज किया है, या फिर उन्होंने जो किया ठीक किया? 2-3 चीजें हैं अभी तक जो सामने आई हैं। नंबर 1, सदर पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, और ये आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो कोई इतराज लगाएं और पार्लियामेंट उसको मुश्तरका इजलास से फिर पास कर दे, तो वो लागू हो जाता है। यहाँ तक बात ठीक है। आपने टेक्निकली सदर वाली बात ठीक की कि वो शहबाज शरीफ के ओथ पे आखिरी वक्त तक ट्राई कर रहे थे कि ये ओथ ना हो सके।
जब उनको समझाया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो साइड पे हो गए, साजिद चंद्रानी आ गए और काकड़ साहब के लिए वो फटाफट तैयार थे। मैं खुद भी मौजूद था वहां पे जब वोट हुआ। ठीक है, अब आप आगे आ जाएं कि जी 184(3) और 199 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और जो उसके तहत 184(3। देखें यहाँ ना बड़ा अजीबो गरीब काम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है कि 1980 के रूल्स को आप आइन के जरिए बदल सकते हैं। ये नहीं, ये काबिल कबूल बात है ही नहीं। 1980 के रूल्स हैं जनरल ज़िया-उल हक के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले हुए। सही। अगर ये बात होती तो मुझे ये बताएं, 1997 में सुप्रीम कोर्ट की 17 सीटें पार्लियामेंट ने बनाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, वो क्यों कबूल है? वो कैसे? राणा साहब जरा टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगा कि हुमायूं साहब इस पे रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मुझे छोटी सी बात जी कर लें। देखिए, जब एक आइन होता है, एक कानून है, एक रूल्स है। सही। आइन मौजूद है, रूल्स मौजूद है, कानून पहली दफा आया, चाहे वो आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को जब उनके ब्रदर जजेस ने इतराज उठाया कि रेगुलेट करें जी, मेन केसेस हैं, उसका फैसला फला फला बैठ के बॉडी करे, आप वन मैन शो मत लगाएं। ये मेरा लफ्ज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुआजिज जज का है, सीनियर जजों में बराबर होते हैं सीनियर जजेस। चीफ जस्टिस साहब क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पसंद और नापसंद पे मेरिट के बगैर। राणा साहब यहाँ आपको यही चीज 1 मिनट करेगी और हॉन्ट करेगी सारी। 1 मिनट आपको रोकूंगा। हुमायूं साहब जो बात 80s के कानून का उन्होंने हवाला दिया, तो वो भी फिर जनरल ज़िया-उल हक का बनाया हुआ था। फिर वो जो आपकी जस्टिफिकेशन थी कि रिक्वायर्ड रूल, सॉरी कानून नहीं, रूल, मैं मुझसे गलती होगी राणा साहब, सॉरी। तो फिर आपके ख्याल में राणा साहब ने जो आर्ग्यूमेंट किया है, आप उससे एग्री या डिसएग्री करेंगे? देखिए, मैं सिंपल से, मुझे इससे नहीं पता कि क्या हुआ है, पास में बहुत सारी चीजें गलत हुई। मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। अगर पार्लियामान, फर्ज करें पार्लियामान बैठ के ये डिसाइड करती है कि उसमें तो कहते हैं कि आज से चोरी जायज है, ठीक है, तो क्या वो बिल बन जाएगा, पास हो जाएगा? नहीं होगा। आपने दो चीजें देखनी। सबसे पहले जो आप लॉ पास कर रहे हैं वो इस्लाम के मुनाफी ना हो, दैट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है उसमें 191 के तहत ये है कि जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन बनाता है, वो ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। वो कैसे करते हैं As of now, लेकिन हुमायूं साहब ये एक बहुत डिबेटेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात राणा साहब ने कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 हुई थी तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थी। माइजा की तरफ जाऊंगा, लास्ट 30 सेकंड्स है। माइजा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि सितंबर में मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, इंशाल्लाह हमने पूरी तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। सही। और जो हल्के खौफ में हैं वो ऐसे ही कानून साजी कर रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनको रोका जाए, लेकिन इस दफा शेर आ रहा है। माइजा वो परेड ग्राउंड पे जलसे से खिताब करेंगे या दाता दरबार पे हाजिरी देंगे? देखिए, हमारी अभी ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो अभी हमारी डिसाइड नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एक जो मेजर डिसीजन है वो ये है कि इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे और इलेक्शन को लीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू माइजा, आमिर इलियास, राणा साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, तीनों मेहमान हमारे साथ थे। नाजरीन, जब तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं देता उस वक्त तक ये 90 दिन का मामला और इंतखाबात मार्च में भी होंगे या नहीं होंगे उस पर सवालिया निशान बरकरार रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।